हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज बीकॉम फर्स्ट ईयर एंड सीपीटी स्टूडेंट्स या जो बीबीए की स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हायर परचेज सिस्टम। आप नोट कीजिए स्टूडेंट्स हमारे साथ। सबसे पहले हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम एक क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल का एक स्पेशल सिस्टम होता है माय डियर। यानी कि कहेंगे कि स्पेशल सिस्टम ऑफ परचेज। इट मीन कि ये परचेज एंड सेल का एक स्पेशल सिस्टम है। अच्छा, ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि एक्चुअली इसका जो कंसिडरेशन होता है ना, किसका? एसेट का। मान लो एसेट का, भाई कोई एसेट, अभी हम आपको क्लियर एंड कंफर्म है कि कंटेंट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन माय डियर इस स्पेशल सिस्टम में जो एसेट्स ली जाती है ना, एग्जैक्टली यह एसेट्स उधार के बेसिस पे ली जाती है और इसका अमाउंट किस्तों में चुकाया जाता है। यानी कि इसका अमाउंट इंस्टॉलमेंट बेसिस चुकाया जाता है। दैट इज क्लियर। यानी कि एसेट्स का जो कंसिडरेशन होता है ना, ये पेबल इन इंस्टॉलमेंट होता है। दैट इज क्लियर। अब जब एसेट्स की कीमत यानी एसेट की जो प्राइस होगी, इसको किस्तों में चुकाएंगे। चलो ठीक है। अब देखो ना, जब तक क्या होगा, आफ्टर फाइनल पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, क्या परचेजर या बायर विल बी ओनर ऑफ द एसेट्स। दैट इज क्लियर। यानी कि भाई यह एक ऐसा मेथड है, यह एक ऐसा सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग एसेट, मान लो कोई एसेट आपकी 70,000 की है। मान लो एसेट कितने की है सर? 70,000 की। अब इसको आपने ले लिया और जस्ट जो 20,000 क्या किया, डाउन पेमेंट किया। यानी उधार बेसिस आप ले रहे हो, क्रेडिट बेसिस ले रहे हो आप। उसके बाद आपने क्या किया, अब भैया आपने कहा कि देखो सेलर से या जो जिसका एसेट होता है, जहाँ से आप एसेट लेते हो, यानी सेलर से आप बोलते हो कि हम 20,000 ही आपको डाउन पेमेंट दे पाएंगे, बाकी का कितना बचा 50,000, ये हम आपको किस में देंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे। और 10,000 की 5 इंस्टॉलमेंट मुझे लगा दो। दैट इज क्लियर। यानी 10,000 की 5 इंस्टॉलमेंट में वो कहता है हम आपको बेचेंगे। ओके। अब आपने क्या किया, तो उसने कहा नहीं भाई, तब आपको 12,000 के 5 इंस्टॉलमेंट देने होंगे। तब आपने आपका दिमाग ठनका और आपने पूछा भाई ऐसा क्यों? कहेगा वो कि देखो 20,000 तो आप दोगे, लेकिन बाकी के जो, यानी कि आप कुल देखोगे आपका पेबल अमाउंट 60,000 का है। दैट इज क्लियर माय डियर। और इंस्टॉलमेंट बचे थे 50,000 के। यानी कि कहने का मतलब कि आप एक्सेस जो पेमेंट दोगे वो कितना दोगे, 10,000। ओके। जो ये 10,000 का आप एक्सेस पेमेंट दोगे ना, ये आपका क्या है, इंटरेस्ट होगा। ये इंटरेस्ट होता, ये बेचने वाला आपसे बोलता है, ये बेचने वाला बोलता है। चलो फिर मैं इस पर डिस्कशन कर लूं। हायर परचेज सिस्टम एक स्पेशल सिस्टम है क्रेडिट परचेज के एंड क्रेडिट सेल के मीडियम में। और इसका अमाउंट जो एसेट का अमाउंट होता है या जो गुड्स का अमाउंट होता है, उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाता है। दैट इज क्लियर। और जब फाइनल पेमेंट आपकी हो जाएगी तो बायर तब मालिक होगा एसेट का, जब एसेट का वो फाइनल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर लेगा। इसका मतलब ये है, आपके दिमाग में एक सीधी सीधी बात चल रही होगी
कि सर अभी आपने बोला कि ये जो मेथड है ना, ये मेथड क्रेडिट, यानी कि माय डियर, अब देखो ना, अभी इसके डेफिनेशन की ओर चला जाएगा, इसकी मीनिंग को लिखा जाएगा, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लें। हायर परचेज सिस्टम यानी परचेजर ने एसेट को परचेज कर लिया जिसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करना था। तो अब देखो ना, आपने क्या कहा कि आपने 70,000 की कोई एसेट्स है जिसकी कॉस्ट जो है वो आपके लिए 70,000 है, यानी परचेजर के लिए 70,000 है। अब इसने कहा भाई 20,000 तो जस्ट मैं डाउन पेमेंट दे दूंगा, बाकी का पेमेंट मैं 10,000 के इंस्टॉलमेंट में दूंगा, यानी 50,000। तो वेंडर कहता है, बेचने वाला कहता है नहीं, तब आपको 10,000 नहीं बल्कि 12,000 का 5 इंस्टॉलमेंट देना होगा। क्यों? क्योंकि हम 10,000 आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 10,000 इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। दैट इज क्लियर। अच्छा, सिंपल वे में सोचो कि आपको 50,000 का कोई एसेट्स उधार बेच देगा और कहेगा 10,000 आप इंस्टॉलमेंट में चुका देना विदाउट इंटरेस्ट। क्या आज के टाइम पर कोई आपको एसेट बेचेगा? उसे क्या फ़ायदा मिलने वाला? भाई आप 10,000 में इंस्टॉलमेंट दोगे, पता नहीं इंस्टॉलमेंट का डिफ़ॉल्ट कर जाओ, आप पेमेंट ना दे पाओ। तो ऐसे केसेस पर जो, अब देखो ना, यहाँ पे सबसे खास बात जो निकल के आई, डेफिनेशन की ओर अभी चला जाएगा, इसके पहले कंप्लीट कॉन्सेप्ट को आप समझो। अभी एक चीज़ कहोगे कि सर इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि हायर परचेज सिस्टम का यहाँ मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी ड्रा कर लिया। यह एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग परचेजर एंड सेलर यानी परचेजर एंड वेंडर के बीच एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि यह म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हायर वेंडर और हायर परचेजर, यानी एक पक्षकार जो बेचेगा उसे हायर वेंडर कहेंगे, एक पक्षकार जो खरीदेगा उसको हायर परचेजर कहेंगे। दैट इज क्लियर माय डियर। अब देखो अब क्या होता है, इन लोगों ने म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यानी कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि यहाँ पे परचेजर ने क्या किया, पेमेंट को किसमें, इंस्टॉलमेंट में देने के लिए प्रॉमिस किया। दैट इज क्लियर। परचेजर ने एसेट्स की जो प्राइस है, जो कंसिडरेशन पेबल था, उसको इंस्टॉलमेंट में देने का प्रॉमिस किया। अब देखो अब क्या होता है, अब यदि कुछ डाउन पेमेंट होता है तो डाउन पेमेंट कर दिया, बाकी के लिए इंस्टॉलमेंट बनवा दी। जब इंस्टॉलमेंट बनवा दी तो हायर वेंडर ने कहा देखो भाई, आप इस एसेट के मालिक तभी बनोगे जब क्या करोगे, ये 10,000 ये जो 10,000 की आपकी इंस्टॉलमेंट बनी है, सॉरी ये जो 12,000 की इंस्टॉलमेंट बनी है, तो देखो आपने 20,000 तो डाउन पेमेंट कही, इसके बाद 12,000 एंड 12,000, ये 12,000 की 5 इंस्टॉलमेंट आप बना लो। जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड कर देना तो एसेट का ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो जाएगा। दैट इज क्लियर। अब एसेट का ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, अंडर दिस मेथड हायर परचेज सिस्टम द ओनरशिप ऑफ एसेट्स ट्रांसफर आफ्टर द फाइनल पेमेंट। देखो भाई परचेजर महोदय, जब आप फाइनल पेमेंट कर लेना तो हम आपकी जो ओनरशिप है वो मैं आपको ट्रांसफर कर लूँगा। अच्छा माय डियर, तो अच्छा कुछ स्टूडेंट्स के मन में एक बात चलने लगा होगा, सर एक तो क्रेडिट सेल या परचेज की तरह, या ऐसा क्रेडिट परचेज सिस्टम, या ये कह सकते हैं कि क्रेडिट उधार की तरह तो है, एग्जैक्टली उधार की तरह है, यानी कि हायर परचेज सिस्टम एंड जो क्रेडिट परचेज सिस्टम है, इन दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस जरूर होंगे भाई। तो चलिए इसके विषय में बात कर ली जाए, इसके बीच जो डिफरेंसेस है ना उसके विषय में बात कर ली जाए। अच्छा एक बात बताओ, अभी यहाँ पे हम लोगों की जो बातें हुई हैं इसमें
वेंडर ने क्या कहा, ओनरशिप कब मिलेगी आपको, जस्ट कब मिलेगी, सेल के बाद तो हम आपको ओनरशिप करने वाले नहीं ट्रांसफर। ओनरशिप कब ट्रांसफर करने वाले माय डियर, ओनरशिप जो ट्रांसफर होगा ना, यानी आपके वेंडर ने माय डियर आपसे कहा कि कंसिडरेशन हम आपको तब देंगे जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर लोगे। तो कंसिडरेशन ओनरशिप का ट्रांसफर तब होगा जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर लोगे। यानी इसलिए इसको अब तक जो पेमेंट आपने किया है, यानी कि जो पेमेंट्स आपने किया है, जैसे ये देखो आपने सबसे पहला कि डाउन पेमेंट 20,000 का किया प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 एंड प्लस 12,000 के इंस्टॉलमेंट आपने बांध लिया कि हम ऐसे पेमेंट्स देंगे। ओके, आपने डाउन पेमेंट कही, आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड किया, सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड किया और थर्ड इंस्टॉलमेंट पेड किया। फिर क्या होता है कि आप इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने में फेल कर जाते हो, आप पेमेंट नहीं देते हो। दैट इज क्लियर। तो फिर क्या होगा, ये दो इंस्टॉलमेंट न पेड होने के नाते, यानी माय डियर आपने क्या किया, दो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया, तीन इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया, चौथा इंस्टॉलमेंट देने को आया तो आप फेल कर गए। यानी परचेजर ने क्या किया, एसेट्स का पेमेंट नहीं दे पाया। अब देखो वेंडर को तो पैसे चाहिए ना भाई, वेंडर को क्या चाहिए, पैसे चाहिए। लेकिन ऐसे टाइम पे एक बात बताओ, ओनरशिप का तो ट्रांसफर किया नहीं उसने। दैट इज क्लियर। जब ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं किया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई होती तो वो जो मुकदमा फाइल करता वो किस लिए करता, तब तो अपने पैसे पाने के लिए करता। दैट इज क्लियर। अब ओनरशिप किसकी है, अभी तो उसी की है ना। तो जब ओनरशिप उसी की है यानी वेंडर की है, तो यहाँ पैसे पाने के लिए मुकदमा नहीं करेगा, वो अपनी एसेट को वापस लेने के लिए मुकदमा करेगा यदि आप पेमेंट नहीं देते हो तो। यानी कि अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती तो निश्चित तौर पर वो किसके लिए मुकदमा फाइल करता, अपने पैसे पाने के लिए, क्योंकि ओनरशिप तो उसकी जा चुकी है। लेकिन जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है तब तक वो आपको मुकदमा ऐसा नहीं कि जस्ट मुकदमा कर लेगा, पहले आपको रिमाइंडर भेजेगा, भाई मेरे पैसे लौटा दो या पैसे दे दो। आप पैसे नहीं देते हो तो अपनी एसेट को वापस लेने के लिए यानी पोसेशन के लिए आपको शूट फाइल करेगा, मुकदमा फाइल करेगा, अपनी एसेट्स को वो वापस ले जाएगा। दैट इज क्लियर। तो ऐसे केसेस में अब तक जितने पेमेंट्स आपने किए थे इसको वह हायर चार्ज मानेगा। क्या मानेगा, किराया मानेगा, हायर चार्ज मानेगा। इसीलिए इस सिस्टम को हायर परचेज सिस्टम कहते हैं। अब तक जितने पेमेंट्स आपने किए थे ना, ये क्या मानेगा, हायर चार्ज मानेगा, हायर चार्ज मानेगा। और फिर वो कंप्लीट अमाउंट जब्त भी कर सकता है, पैसे भी आपके ले सकता है, और अपनी एसेट्स का वो रिटर्न्स, अपनी एसेट्स को वापस पाने के लिए आपके ऊपर मुकदमा दाखिल कर देगा, यानी शूट फाइल कर देगा। क्यों, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी माय डियर। तो हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग अब तो आप समझ गए होंगे कि हायर परचेज सिस्टम क्या है। यानी हायर परचेज सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ credit purchase or special credit purchase where the installment made by purchaser after payment of final installment and now up to the amount payable is treated as higher charges. So in this case the purchaser if fail to pay any installment, that higher vendor want to repossess his assets return, not want to should file or otherwise for the installment money, but he should file for the possession of assets.
That is clear, my dear. So hire purchase system is that system where the ownership transfer after final payment made by purchaser. ओके, यानी हायर परचेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है क्रेडिट परचेज का जहां पर एसेट की ओनरशिप तभी ट्रांसफर होती है वेंडर के द्वारा परचेजर को जब फाइनल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाता है, तब ओनरशिप ट्रांसफर होती है। अच्छा चलो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे क्रेडिट परचेज में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट्स। अब क्या है, जैसे ही सेल किया वैसे ही क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का हो गया। जैसे ही सेल किया वैसे ही ओनरशिप का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। अब ओनरशिप का जब ट्रांसफर हो गया तो यानी कि आपने देखो इसका अमाउंट इंस्टॉलमेंट में भी पेबल हो सकता है या आपस में जो समझौते हैं वेंडर और परचेजर के उनके बीच जैसे होगा वैसे पेमेंट किया जाएगा। तो यदि यहाँ पर ये परचेजर पैसे देने में फेल कर जाता है, पेमेंट नहीं दे पाता है, तो मालूम है सेलर जो होता है ना वो अपने भाई एसेट के पोसेशन के लिए थोड़ी मुकदमा उसका सूट फाइल करेगा, तब वो अपना जो कंसिडरेशन है ना, जो पैसे है ना, उसको पाने के लिए मुकदमा दाखिल करेगा, उसको पैसे पाने के लिए मुकदमा दाखिल करेगा। यानी कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हुई, चलो समझते हैं कि हायर परचेज सिस्टम इज सिस्टम वेयर अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट एंड वेयर क्रेडिट सेल इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट बाय परचेजर एंड सेलर। यहाँ पे यदि इनके बीच ये तय है कि आप इंस्टॉलमेंट में दोगे तो इंस्टॉलमेंट में पेड करेगा या आपसी समझौते में जो तय है उसमें किया जाएगा, लेकिन इसमें निश्चित ही एसेट की कीमत इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की जाती है। यहाँ इंस्टॉलमेंट के साथ एसेट्स भी इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट भी पेबल होता है। यहाँ कोई जरूरी नहीं म्यूचुअल कंसेंट में इंटरेस्ट पेबल हो। यहाँ यानी अकॉर्डिंग टू हायर परचेज सिस्टम जब कोई एसेट सेल की जाती है तो यदि किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होने में फेल होता है तो वेंडर केवल अपने एसेट के लिए, एसेट को वापस पाने के लिए मुकदमा फाइल कर सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, ओनरशिप का ट्रांसफर जस्ट हो चुका होता है, इसलिए जो पैसे इनके हैं ना उसके लिए मुकदमा फाइल हो सकता है कि हमारे पैसे हमको मिल जाए, क्योंकि ओनरशिप तो पहले ही ट्रांसफर हो चुकी है। यानी इसमें ओनरशिप जस्ट एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन ओनरशिप यहाँ कब ट्रांसफर होता है, आफ्टर फाइनल पेमेंट मेड। तो माय डियर ये आपके हायर परचेज सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये है। अब चलिए इसके अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है इसका, और जो इसके डेफिनेशन कही जाती है, जो इसकी मीनिंग होती है, उसकी ओर चलते हैं। So my dear, hire purchase system is that system, hire purchase system is that system of credit purchase of assets where assets consideration is in installment and final payment made by buyer, in this case ownership
ऑफ एसेट्स विल बी ट्रांसफर। दैट इज क्लियर। यानी ओनरशिप का ट्रांसफर आफ्टर फाइनल पेमेंट होगा। अच्छा चलो, अब क्या है, जैसे कि मान लो आपने 70,000 की एसेट्स ली और 20,000 जस्ट डाउन पेमेंट किया, यानी कि डाउन पेमेंट किया, तो बचा कितना? 50,000। 50,000। दैट इज क्लियर माय डियर, दैट इज क्लियर। अब देखो ना, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स है। अब इसके पेमेंट के लिए वेंडर ने क्या किया? आपको 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 यानी 12,000 के इंस्टॉलमेंट कुल पे कितना करना है? यहां से लेके यहां तक का जो पेमेंट हुआ माय डियर, वो तो 60,000 हुआ। यानी कि आपको हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग 10,000 एक्सेस पेमेंट करना पड़ा, 10,000 एक्सेस पेमेंट करना हुआ। क्यों? ये क्यों ऐसा है भाई? जाहिर सी बात है कि यदि आप इंस्टॉलमेंट बेसिस एसेट्स लोगे तो आपको उस एसेट को पाने के लिए एक्सेस चुकाना होगा उसकी कॉस्ट से। यानी उसकी कॉस्ट से जितना एक्सेस आप चुकाएंगे उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन परचेजर के लिए जो अकाउंटिंग बुक्स में कंसीडर किया जाने वाला अमाउंट है वो है 70,000। आपके एसेट की कुल प्राइस तो बन जाती है 20,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 80,000। ये आपको क्या करना है? पेड करना है, पेड करना है। आपको इतना पेमेंट देना है। यानी इसी को हायर परचेज प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? हायर परचेज प्राइस। भाई प्राइस तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। जब किसी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी प्रोडक्ट को लेना हो तो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो हायर परचेज प्राइस होता है ना, ये हमेशा कास्ट प्राइस से ज्यादा होता है। हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग हायर परचेज प्राइस हमेशा उसके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है। तो माय डियर, आपने 80,000 पेड किया, यानी अंडर दिस सिस्टम परचेजर पे द एक्सेस अमाउंट देन द कॉस्ट ऑफ एसेट। यानी एसेट जितने की होगी, एसेट की कॉस्ट से आपको उससे ज्यादा पेमेंट करना होगा। इसलिए कि आपको इंस्टॉलमेंट में देने हैं, तो जब एसेट की कीमत इंस्टॉलमेंट में दोगे तो भाई आपको कोई कैसे उसी प्राइस पर, कास्ट प्राइस पर कैसे दे सकता है? बताओ, कास्ट प्राइस पर आपको क्यों देगा? यानी कि आपको तब हाई परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग जब भी एसेट लेना होगा तो एक्सेस पेमेंट में मिलेगा। दैट इज क्लियर। अच्छा, अब देखो ना, आप लोगों के मन में एक बात चल रही होगी, सर इसी तरह से कुछ मिलता जुलता हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम भी स्टडी किया हुआ है या कहीं सुना हुआ है कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम भी एक सिस्टम है। यानी कि माय डियर, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, अभी एसेट को यहीं पर रहने देना, चलो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के विषय में जाना जाए। यानी कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है कि अंडर दिस सिस्टम इट इज आल्सो ए स्पेशल सिस्टम ऑफ परचेज। ये आप सिस्टम क्रेडिट परचेज हटा भी सकते हो, लेकिन वास्तव में वो क्रेडिट परचेज ही होता है। इट इज आल्सो ए स्पेशल सिस्टम ऑफ परचेज वेयर amount of consideration payable in installment by buyer। यानी यहां पे भी बायर ने इंस्टॉलमेंट में ही चुकाए। तो फिर से इन दोनों सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है? क्योंकि यहां पे भी अगर 70,000 की एसेट थी और इसमें से जस्ट 20,000 डाउन पेमेंट किया, तो इस 50,000 की जगह पर वेंडर ने क्या किया?
12,000 के इंस्टॉलमेंट बांट दिए। कहा मैं भी इस सिस्टम के अकॉर्डिंग भी मैं यही काम करूंगा जो हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग जैसे हुआ था। यानी कि तब इन दोनों सिस्टम में डिफरेंसेस क्या हैं, इन दोनों सिस्टम में मेन डिफरेंसेस क्या है, ये समझा दीजिए सर, ये समझा दीजिए। यानी बेटा जो इस सिस्टम में जो इन दोनों के सिस्टम में डिफरेंसेस हैं बस केवल एक डिफरेंसेस है, बस एक डिफरेंसेस है, दैट इज ओनरशिप। यहां क्या होता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में एट द टाइम ऑफ सेल या कह सकते हैं एग्रीमेंट, ओनरशिप ट्रांसफर टू बायर बाई वेंडर। दैट इज क्लियर। यानी इस सिस्टम में क्या होता है कि वेंडर ने जिस दिन एसेट को ट्रांसफर किया, यानी जिस दिन उसमें उसको एग्रीमेंट किया, ओनरशिप उसी दिन इनकी ट्रांसफर हो जाती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी डाउन पेमेंट देते ही ओनरशिप की ट्रांसफर हो जाती है अंडर द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। और हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग व्हेन फाइनल इंस्टॉलमेंट मेड या फाइनल इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेड बाय बायर, in this case the ownership will be transferred to purchaser. So अब ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जस्ट ओनरशिप का ट्रांसफर हो गया। ओनरशिप का जब ट्रांसफर हो गया तो अब देखो आपने क्या किया, डाउन पेमेंट किया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिए, सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिए। अब आप क्या है, थर्ड इंस्टॉलमेंट में आप फेल कर गए एसेट्स को कंसिडरेशन देने में। यानी जो कंसिडरेशन जो इंस्टॉलमेंट देना था ना, आप फेल कर गए, ये नहीं दे पाए। अब बताओ यहां पे वेंडर आपके ऊपर एसेट को पाने के लिए, वापस पाने के लिए मुकदमा फाइल नहीं करता है। यहां पर वो अपने कंसिडरेशन ये जो बचे हुए हैं ना, इनको पाने के लिए आपके ऊपर सूट फाइल करेगा, मुकदमा फाइल करेगा। क्यों? क्योंकि ओनरशिप तो उसने आपको पहले ही ट्रांसफर कर ली है। दैट इज क्लियर। यानी कि ओनरशिप मेन है, यानी हायर परचेज सिस्टम में, हायर परचेज सिस्टम में नॉट ट्रांसफर द ओनरशिप एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। दैट इज क्लियर। सारे जो झंझट है ना, जो डिफरेंसेस है, बस एक डिफरेंसेस है ओनरशिप का, बाकी सब कुछ ब्याज का पेमेंट वैसे होगा, इंस्टॉलमेंट के साथ होगा, एक्सेस पेमेंट देके ही आपको एसेट लेना होगा, ऐसी तो कोई एसेट आपको मिलने वाली नहीं है। अच्छा, तो यहां क्या होता है, ओनरशिप जस्ट ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। तो जब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तो वो यदि आप कहीं फेल कर जाते हो पेमेंट में, क्या चीज, कहीं फेल कर जाते हो पेमेंट करने में, तो किस लिए आपके ऊपर मुकदमा फाइल करेगा भाई? वो जो कंसिडरेशन आपसे पाना है ना, ये जो आपने ये इंस्टॉलमेंट देखो ड्यू था नहीं दे पाए, ड्यू था नहीं दे पाए, ड्यू था नहीं दे पाए, तो ये 36,000 के लिए आपके ऊपर वो सूट फाइल करेगा। क्यों? क्योंकि ओनरशिप तो आपको पहले ही ट्रांसफर कर चुका है। और हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग ओनरशिप तो ट्रांसफर हुई नहीं है, तो वो अपनी एसेट को वापस पाने के लिए आपके ऊपर सूट फाइल करेगा, मुकदमा फाइल करेगा। दैट इज क्लियर। वो उस कंडीशन में यदि आप डिफॉल्ट कर जाते हो एसेट के जो कंसिडरेशन है पेमेंट के लिए। तो माय डियर, हायर परचेज सिस्टम, क्रेडिट सेल या क्रेडिट जो परचेज सिस्टम है और जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, तीनों के विषय में हम लोगों ने डीपली स्टडी किया, या आपकी बिल्कुल समझ में आया होगा कि हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं। मेनली आपके एग्जामिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, स्पेशली बीकॉम के एग्जामिनेशन में। बीकॉम फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन में लगभग
हमने देखा एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का अक्सर क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। सो माय डियर, हमें उम्मीद है कि ये बिल्कुल डिफरेंसेस आपको हमेशा तैयार होंगे, साथ ही साथ इसके बिल्कुल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की स्टडी भी की जाएगी। चलो यहाँ एक बात और है, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये कौन सी एसेट हम लेने जाएंगे तो कहाँ ज़्यादा ये इम्प्लीमेंट होता है, कौन सा सेक्टर है कि जहाँ हायर परचेज सिस्टम को ज़्यादा जिसको कहते हैं महत्व दिया जाता है, और कौन सा ऐसा सिस्टम है जहाँ पे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम को महत्व दिया जाता है। अक्सर आप देखेंगे कि जो मोटर लॉरी होता है ना, क्या चीज़, जो मोटर लॉरी होता है, इसकी अगर कोई परचेजर इंस्टॉलमेंट को फेल कर जाता है पेमेंट करने में, तो वेंडर क्या करता है ना, उस एसेट्स को वापस खींच लेता है, और जब वो वापस ले आता है तो उसके कुछ मेंटेनेंस और रिपेयर्स के बाद उस एसेट्स की जितनी प्राइस उसको मिलनी थी कहीं उससे ज़्यादा में बेच लेता है, यानी वो नए गुड्स में निकल जाता है। तो जब वो नए गुड्स में अमूमन निकल जाता है तो यानी कि इसकी जो रीसेल वैल्यू होती है ना वो हाई होती है, यानी कि जिस एसेट्स की रीसेल वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी वापस ले आके फिर से बेचने में ज़्यादा पैसे मिलते हों, ऐसी एसेट्स यानी मोटर लॉरी, मोटर व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स, ऐसी एसेट में इनकी रीसेल वैल्यू अच्छी मिल जाती है वापस पुनः ले आके बेचने में। तो वेंडर वहाँ हायर परचेज सिस्टम प्रेफर करना चाहता है, वह एसेट को हायर परचेज सिस्टम पर बेचना चाहता है। लेकिन जैसे घड़ी हुआ, मोबाइल्स हुए, या ऐसे सामान जिनका इस्तेमाल के बाद वो पता चल जाते हैं कि इनका बिल्कुल इस्तेमाल किया गया है, और ऐसे टाइम पर उनकी जो रीसेल वैल्यू होती है वो अमूमन उसका कम पैसा मिलता है, कम दाम मिलता है। अगर उसको वापस लेके फिर बेचा जाए तो अपने आप पता चल जाता है, जैसे मोबाइल फोन्स हुए, घड़ियाँ हुई, या टीवी, फ्रिज, ऐसे संसाधन हुए, तो आपको लगेगा ना कि इसका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर बेचना ठीक है, क्योंकि जब ये पुनः वापस आएंगे तो कम दाम में बिकेंगे, घाटा भी हो सकता है। तो माय डियर, ऐसे हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का जो डिफरेंसेस है, जो यूटिलाइजेशन है, अब मैं बता दूं आज के डेट में देखो, धन से धन कमाया जाता है, पूंजीपतियों के पास, मोटर व्हीकल्स कंपनियों के पास बहुत ढेर सारा पैसा है, वो चाहते हैं हर साल उनका अच्छा प्रोडक्ट सेल हो जाए, अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में सेल होगा तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी। तो वो दो चीज़ें एक साथ करते हैं, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी तो कमाएंगे ही कमाएंगे, साथ ही साथ वो आपसे ब्याज भी लेंगे, यानी कि वो फिनांसिंग का भी काम कर लेते हैं। तो वो जो है ना, यानी इंटरेस्ट उनको मिलेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए दो बेनिफिट मिल रहा है, एक तो प्रॉफिट की बेनिफिट मिल रही है और दूसरा इंटरेस्ट भी उनको मिल रहा है। प्लस क्या है कि उन्होंने टारगेट किया हुआ हमको इतना बेचना है हर साल, तो वो इजली आपको प्रोवाइड्स भी करा देते हैं। आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, ढेर सारे मोटर व्हीकल्स आज के टाइम पर इंस्टॉलमेंट में ही लिए जाते हैं, और ये परचेजर के लिए भी सुविधा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इकट्ठे पैसा न देने से बल्कि वो फिनांस करवा लेते हैं। जब वो फिनांस करवा लेते हैं उसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर लेते हैं। तो माय डियर, ये प्रैक्टिकल लाइफ में आज के टाइम पर बहुत ही यूटिलाइज मेथड है हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। सो आपके प्रैक्टिसेस बुक में, आपके जो अकाउंटिंग का बुक है, ये सिस्टम अगर दिया हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रैक्टिकली भी होगा ये, और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड भी ये चैप्टर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका अगला स्टेप हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सो माय डियर, मैं बताऊं, अंडर दिस सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, सबसे जो इम्पोर्टेंट टर्म है ये है कि जो एसेट्स की कॉस्ट होगी, कॉस्ट प्राइस, यानी कि भाई एसेट्स की जितने की, अभी मैंने एग्जांपल्स दिया था कि 70,000 की कॉस्ट की आपने एसेट क्या की, परचेज की, तो इसके लिए आपने जो पेमेंट किए ना, पेमेंट ये कितना किया, टोटल पेमेंट आपने 80,000 का किया। कैसे किया? 20,000 का डाउन पेमेंट दिया, 12,000 की 5 इंस्टॉलमेंट पेमेंट
की। तो ये जो पेमेंट किया टोटल, यानी कि इसी को हायर परचेज प्राइस कहते हैं। यानी कि आपने क्या किया, सिंपली कि हायर परचेज प्राइस में से इसका जो कैश प्राइस है इसको डिडक्ट कर लोगे। यानी ये एसेट का क्या है, कैश प्राइस है। तो जो बचेगा यानी कि 80,000 माइनस 70,000, यानी कि ये 10,000 को क्या ट्रीट किया जाएगा, इंटरेस्ट ट्रीट किया जाएगा। एक्चुअली देखो ना, आप जब भी अपने अकाउंटिंग बुक्स में एसेट को लिखोगे ना, कहीं पे भी अकाउंटिंग बुक में जब एसेट को लिखोगे तो एसेट्स की इस प्राइस को हमेशा कंसीडर किया जाएगा, न कि इस 80,000 के प्राइस को। ये नहीं कंसीडर होगा क्योंकि एग्जैक्टली आपने पे भले ही 80,000 किया है, क्यों किया है, क्योंकि एक्सेस पेमेंट किया है ना। तो जो डेप्रिसिएशन आप अपने एसेट पर लगाओगे वो हमेशा किस एसेट पे लगाओगे, हमेशा 70,000 पर ही जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना, वो हमेशा कैश प्राइस पर चार्ज होगा। दैट इज क्लियर। यानी कि इस कैश प्राइस को हमेशा, यानी तीन बातें एसेट में, पहली बात तो कैश प्राइस, दूसरी बात कि इंस्टॉलमेंट कितने के हैं और उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है कि नहीं है उसको, क्योंकि ये जो कैश प्राइस है ना वह एसेट की कॉस्ट है और इसी पर हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हो कि डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज किया जाता है, क्या रीजन है। एसेट के रिप्लेसमेंट के लिए, बिजनेस की प्रेजेंट कंडीशन एसेट की जानने के लिए, उनका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इसको जानने के लिए, यानी डिफरेंट वे हैं कि जिसके लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो यदि हम 80,000 पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो बिजनेस का पहली बात तो एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकल पाएगा। सेकंड बात कि 80,000 पर डेप्रिसिएशन आपने ज्यादा पे किया है, वो आपकी गर्ज थी, लेकिन हमेशा एसेट पे कंसीडर किया जाएगा, कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन कंसीडर किया जाएगा, इसलिए क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन का प्रोविजन भी करना होगा। साथ ही साथ अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप इतना नहीं घटा सकते जो फालतू के पेमेंट्स आपने किए हैं। अच्छा, तो ये जो इंटरेस्ट है ना, ये तो आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हो जाएगा। भाई आपने भले ही एसेट के लिए पेड किया है, लेकिन इसका अलग ट्रीटमेंट होगा और इसका अलग ट्रीटमेंट होगा। भाई इस इंटरेस्ट को आप कहां पे चार्ज करते हो, यानी कैसे पेमेंट किया, ये आपके अलग मामले हैं, लेकिन हमेशा आपकी एसेट किस पे कंसीडर की जाएगी, 70,000 पर, आपके कॉस्ट प्राइस पे माय डियर। सो स्टूडेंट्स, सबसे आवश्यक चीज है इन तीन बातों को समझना। पहला, कैश प्राइस ऑफ द एसेट, क्योंकि इसी पे हमें डेप्रिसिएशन वगैरह लगाने होंगे। अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में हमको इसी को मेंटेन करना होगा, कॉस्ट प्राइस को। इंस्टॉलमेंट चूंकि पेमेंट करना है तो इस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट और साथ ही साथ इंटरेस्ट, जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे इंटरेस्ट के लिए अलग से रिकॉर्ड किए जाएंगे और ये इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। सो माय डियर, एसेट की कॉस्ट को थोड़ी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाना है, एसेट की कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लेके जाना है, इसलिए हमको जो इंटरेस्ट आएगा ना इसको पीएल में लेके जाना है। सो ये आवश्यक है कि इन तीनों चीजों को हम अच्छे ढंग से समझें, क्योंकि जो मेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो इन तीनों से बनेगा। दैट इज क्लियर। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या फिगर बनता है। यानी कि दो पार्टीज होगी यहाँ। भाई ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंटिंग की स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया हुआ है कि ट्रांजैक्शन के लिए कम से कम दो लोगों का होना आवश्यक है, क्योंकि हायर परचेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जो म्यूचुअल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर ये इसकी ओरिजिन है कॉन्ट्रैक्ट। भाई हायर परचेज
हायर परचेज एक्ट भी आप में है आपके सिलेबस एंड कोर्स में। साथ ही साथ हायर परचेज जो सिस्टम है ना, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, यानी कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम से कम 2 पार्टीज का होना बहुत आवश्यक है। 2 पार्टीज का होना बहुत आवश्यक है। यानी माय डियर, किसी भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप जैसा कि जानते हैं कि कम से कम 2 लोगों का होना आवश्यक है। यानी कि यहां भी एक पक्षकार हायर परचेजर होगा। क्या होगा? हायर परचेजर, दैट इज क्लियर। और एक पार्टी होगी हायर वेंडर, यानी अच्छे ढंग से कौन? ये सेलर है और ये सॉरी परचेजर यानी बायर है और ये वेंडर है। इन दोनों के बीच म्यूचुअल कंसेंट से हायर परचेज के लिए क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, दैट इज क्लियर। और इस कॉन्ट्रैक्ट में ऑल क्या चीज? टर्म्स एंड कंडीशंस। क्या भाई? कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंश्योरेंस, व्हीकल का या जो प्रोडक्ट लिया गया है, सब कुछ के संबंध में किसके? रिपेयर एंड रिपेयर्स लिख लो आप, रिपेयर्स। यानी कि इस एग्रीमेंट में, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इन लोगों के बीच, हायर परचेजर और वेंडर के बीच, यानी सबसे पहले तो उस एसेट्स की कैश प्राइस क्या है, डाउन पेमेंट कितना होगा। अच्छा एक चीज देखो साथ ही साथ सबसे पहले बात होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट की, दैट इज क्लियर। यानी कॉन्ट्रैक्ट किसको लेके होगा? कैश प्राइस को लेके होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके होगा, डाउन पेमेंट कितना होगा, इंस्टॉलमेंट कितना होगा, डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, पेमेंट के कब होंगे, उस एसेट्स का बीमा वेंडर कितने दिनों का देगा। आप बहुत अमूमन अपने प्रैक्टिकल लाइफ में माय डियर देखते होंगे कि आपका जो वेंडर होता है ना, वो वेंडर ने कितने दिन का बीमा, आप देखो मोटरसाइकिल मोटर बाइक आप लेके आते हो तो आपको 2 साल का 3 साल का बीमा देता है। तो क्या आपको मालूम है ये बीमे का पैसा कहाँ से लगता है? आपकी उसी इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड्स होते हैं। तो फिलहाल इंश्योरेंस और साथ में वेंडर आपके उस पर्टिकुलर एसेट्स को रिपेयर्स और मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी 2-1 साल तक लेता है। सारे के सारे जो कंडीशंस हैं ये आपस में बेटा तय हो जाते हैं, और तय होने के बाद आप उस एग्रीमेंट में चले जाते हैं और ये दोनों पक्षकार यानी हायर वेंडर और हायर परचेजर टाइम टू टाइम अपने दायित्वों का, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करते हैं। और फिर इनके बीच जो ट्रांजेक्शन्स होता है, फाइनली जब क्या कर लेते हैं? फाइनल पेमेंट कर लेते हैं। फाइनल पेमेंट हो जाता है तो फिर क्या होता है? ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। तो यानी कि अब हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स में चलेंगे, अच्छा सबसे खास बात आप लोगों ने क्या देखी इसमें सबसे खास बात देखी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जो हमारी नीड है कि एसेट की जो प्राइस है, जो कंसिडरेशन है, उसको पहले तो इंस्टॉलमेंट में चुकाया जाता है। इट मीन कि हमको जो भी इंस्टॉलमेंट होंगे वो निकालने होंगे, नहीं दिया है तो निकालने होंगे, दिया है तो कोई बात नहीं है। प्लस हर इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट इंटरेस्ट का है ये देखना होगा, और साथ ही साथ हमारे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इन द बुक्स ऑफ परचेजर एंड इन द बुक्स ऑफ वेंडर, यानी कि अकाउंटिंग इनके यहाँ भी मेंटेन की जानी है और अकाउंटिंग इनके यहाँ भी मेंटेन की जानी है। तो चलिए देखते हैं अकाउंटिंग कैसे मेंटेन होगा और इंटरेस्ट को कैसे निकालेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यदि कोई इसमें है तो वो इंटरेस्ट है।
क्यों? क्योंकि वेंडर ने इंटरेस्ट के लिए एसेट को इंस्टॉलमेंट बेसिस लिया है और परचेजर ने एक्सेस पेमेंट दिया है, तभी तो हायर परचेज सिस्टम बना। यदि उसको एक्सेस पेमेंट नहीं देना होता तो फिर वो कैश में यानी एक्सेस पेमेंट दे के इंस्टॉलमेंट में लिया है। तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट एक ऐसा फैक्टर है कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसी को हमेशा सॉल्व किया जाना है, इंटरेस्ट को हमेशा निकालना है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा करना है। चलो देखते हैं कैसे किया जाता है इसको। सो माय डियर, अब आप सबसे पहली हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। accounting treatment in the books of hire purchaser. That is clear? या ट्रीटमेंट की जगह आप लिख सकते हो रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, यानी कि किराया क्रेता हायर परचेजर के यहाँ कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। चले देखते हैं इसको। फिर क्या होता है भाई, देखो मैं बता दूं, देयर आर टू मेथड, देयर आर टू मेथड। फर्स्ट, एसेट्स एक्रूड मेथड और सेकेंड क्रेडिट परचेज मेथड। दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसके दो मेथड्स होते हैं। दोनों मेथड्स को मैं समझा देता हूं आपको, फिर जो है आगे इसका जो जर्नलिटीज है, जो रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन किया जाएगा। एक्चुअली देखो ना, हायर परचेजर ने एसेट को लिया, क्या किया, एसेट को परचेज किया। तो जब हायर परचेजर ने एसेट को परचेज किया तो उसने वो दो ट्रीटमेंट यहाँ देता है, दो तरह से वो सोचता है। एक सोचता है एसेट्स एक्रूड, इट मीन कि जितना उसने पेमेंट किया वो ये मानता है कि उतने की एसेट्स उसकी हो गई, ये मानता है। दैट इज क्लियर? यानी कि उतने की एसेट हो गई, यानी कि जितना वो पेमेंट देता है उतनी एसेट्स अपनी मानता हुआ चला जाता है। दैट इज क्लियर? इसलिए इस मेथड को हम एसेट एक्रूड मेथड कहते हैं। अच्छा, इस मेथड में क्या होता है, अंडर दिस मेथड, क्रेडिट परचेज मेथड, एसेट ट्रीटेड एज होल एसेट्स ऑन क्रेडिट, यानी कि परचेजर इसमें उसकी ये थिंकिंग होती है, व्यू होता है कि ये एसेट्स उसने कंप्लीटली उधार लिया है। दैट इज क्लियर? तो इन दोनों जो व्यूज हैं, इन दोनों व्यूज में अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेजर होती है। चलो, इन दिस मेथड परचेजर कंसीडर द assets accrued up to the amount of paid for assets consideration, यानी कि उस एसेट्स के लिए जितना कंसिडरेशन वो दे देता है वो ये मानता है कि उतने की एसेट्स हमारी हो गई, यानी कि एक्रूड मान लेता है एसेट को। दैट इज क्लियर? ओके, अब देखो तो अब फिर क्या होता है, यानी कि इसके यहाँ उसने सबसे पहले एग्रीमेंट के दिन क्या किया होगा, डाउन पेमेंट किया होगा। भाई एसेट लाया होगा तो डाउन पेमेंट करेगा, एक्रूड करेगा। यानी कि पहला लिखो, व्हेन डाउन पेमेंट मेड, जब उसने डाउन पेमेंट किया तो क्या किया, तो जब डाउन पेमेंट किया तो उतने से मानेगा कि एसेट्स उसकी हो गई। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग
डाउन पेमेंट मेड। दैट इज क्लियर। उसने क्या डेट किया, उसने ये डेट किया ना कि उसकी एसेट उतने की हो गई, उसने जितने के डाउन पेमेंट किए। अब देखो अब क्या होता है, अब इंस्टॉलमेंट का डेट आता है, ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी कि व्हेन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू। तो जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है तो इसके यहाँ अकाउंटिंग जो जर्नल डेज होती है वो होती है, या आप यहां लिख लो जर्नल डेज, जर्नल एंट्रीज किसके यहाँ, हायर परचेजर के यहाँ। एसेट्स डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, यहां लिखेंगे एसेट्स की जो कास्ट प्राइस होगी, और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट जितना उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट बनेगा, और टू किसको देना है, हायर वेंडर। ठीक है, बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू विथ इंटरेस्ट। दैट इज क्लियर। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया। सो अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बेटा ड्यू होने के बाद ये पेमेंट भी किया जाएगा, तो यानी कि व्हेन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड, तो कौन, हायर वेंडर डेबिट, हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग व्हाट, बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड। ये कर लिया, ये समझ में आया कि नहीं, यहां तक समझ में आया कि नहीं, दैट इज क्लियर। ओके, अब इन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड कर ली, अब इन्होंने क्या की, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड कर ली, चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, एसेट आपके पास आ गई, दैट इज क्लियर। आप एसेट का यूज कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना एक साल की समाप्ति पे, जी बिल्कुल लगेगा सर, डेप्रिसिएशन बिल्कुल लगेगा। इसका मतलब ये है कि जब वर्ष बीतेगा तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। अच्छा, इस मेथड में भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो होगा वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो यानी कि डेप्रिसिएशन को हम होल्ड कर लेते हैं, दोनों मेथड में कंपैरिजन के साथ एंट्रीज बता देते हैं आपको, साथ में इस मेथड को बता देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अंडर दिस मेथड परचेजर ट्रीट द एसेट परचेज ऑन क्रेडिट। मालूम है इस मेथड में परचेजर क्या सोचता है कि हमने कंप्लीट एसेट्स को उधार ली है, कंप्लीट एसेट्स को हमने क्या किया, उधार लिया है। तो उधार लोगे तो क्या एंट्री लिखोगे, कोई भी एसेट उधार लोगे तो क्या लिखोगे, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। इट मीन कि सिंपली लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, बीइंग एसेट्स परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम। दैट इज क्लियर। आपने एसेट्स को हायर परचेज सिस्टम, अभी दोनों मेथड का मैं कंफ्यूजन कर रहा हूं। यहां क्या किया था, यहां किया था कि जितना पे किया था उतनी अपनी एसेट ट्रेड की थी, लेकिन यहां क्या है, कंप्लीट एसेट को क्या किया, उधार मान लिया। अब डाउन पेमेंट करोगे, लिखोगे व्हेन डाउन पेमेंट मेड, किनके यहाँ, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। दैट इज क्लियर। तो अब देखो, अब पेमेंट किसको दोगे, हायर परचेजर को दोगे ना, तो हायर परचेजर डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग डाउन पेमेंट मेड। दैट इज क्लियर। ओके,
अब फिर क्या होता है माय डियर, अब फिर क्या होता है, इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट आता है तो इंस्टॉलमेंट वन टाइम ये एसेट कंप्लीट अमाउंट से हायर वेंडर क्रेडिट हो चुका है, तो जब इंस्टॉलमेंट ड्यू आएगा ना तो केवल इंटरेस्ट डेबिट होगा, यानी इंटरेस्ट ही केवल चार्ज किया जाएगा क्योंकि कंप्लीट अमाउंट से वेंडर ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। तो बार बार उसको क्रेडिट नहीं करना है, केवल एक बार क्रेडिट हो चुका है, यानी व्हेन इंस्टॉलमेंट ड्यू, तो क्या एंट्री होगी भाई, इंटरेस्ट आपका घाटा है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू। क्या किया आपने, इंस्टॉलमेंट को ड्यू कर लिया माय डियर, इंस्टॉलमेंट को ड्यू कर लिया, और फिर क्या होता है, पेड कर लो, यानी इंस्टॉलमेंट को आप पेड कर लो, तो क्या एंट्री होगी, व्हेन इंस्टॉलमेंट पेड, तो एंट्री होगी हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड। अब देखो, अब ये दोनों मेथड में आप कंपैरिजन करो तो आप पाओगे कि यहाँ आपने एसेट को उधार बेसिस ट्रीट किया है और यहाँ क्या किया है, जितनी की एसेट का पेमेंट आपने किया उतनी एसेट्स आपकी होती चली गई, ये मानते हो आप, ये मानते हो। दैट इज क्लियर माय डियर। चलो देखते हैं। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। देखो ना, इन दोनों केसेस में आपने जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लिया तो अब देखो बहुत सिंपल है माय डियर कि दोनों केसेस में अकाउंटिंग जैसे हुआ ऐसे दोनों डिफर है, लेकिन जब एक साल बीतेगा, एक वर्ष बीतेगा, तो उस एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। दैट इज क्लियर, बोलिए दैट इज क्लियर। एस यानी कि डेप्रिसिएशन एसेट, जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एसेट पर तो क्या एंट्री होती है, सिंपल सी बात है कि जब एसेट घटता है तो क्रेडिट होता है और अधिक होता है तो डेबिट होता है। लिखो, एट द एंड ऑफ ईयर depreciation charge on asset, at the end of year depreciation charge on asset, depreciation charge on asset, यानी कि जब साल की समाप्ति होगी तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अभी आप कहोगे सर मेथड कौन सा है, चाहे यह मेथड हो और चाहे यह मेथड हो, डेप्रिसिएशन लगाने का फंडा सेम होगा दोनों मेथड में। और मैं बता दूं, ये एक साल की एंट्री है, जितने इंस्टॉलमेंट होंगे वो हर साल डाउन पेमेंट को छोड़कर बाकी ये दो एंट्री आपकी हर साल होनी है। इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, पेड होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। आप यहाँ लिख लेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स। अब देखो, दो नॉमिनल अकाउंट के कंटेंट आपको मिल गए, एक तो ये इंटरेस्ट डेबिट हुआ है, दूसरा डेप्रिसिएशन। ये इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। लिखेंगे इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। तो क्या एंट्री होगी माय डियर, यानी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब नरेशन में लिख देंगे बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन और अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब ये दो एंट्री दोनों केसेस में होगी, चाहे आपका एसेट एक्विट मेथड हो और चाहे आपका क्रेडिट परचेज मेथड हो, दोनों मेथड में आपकी एंट्री होनी है। सो माय डियर, अब देखो बहुत कुछ नहीं है, बस इसमें आपने जगह जगह देखा कि देखो यहाँ पे भी इंटरेस्ट की बात आई, इस मेथड में भी इंटरेस्ट की बात आई, अच्छा दोनों मेथड में डेप्रिसिएशन की बात आई। इसका मतलब हमें इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन
इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हर इंस्टॉलमेंट के पीछे कितना इंटरेस्ट है और हर साल कितना डेप्रिसिएशन है, ये चार्ज किया जाना है। अच्छा चलो मैडम एक बात बता दें, ये तो आपके पहले साल की एंट्रीज थी, ये पहले साल की एंट्रीज थी। अब जब मान लीजिए नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है तो ये एंट्री नहीं होनी है, यानी कि इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, पेड होगा, डेप्रिसिएशन लगेगा और पीएल में ट्रांसफर होगा। दैट इज क्लियर। और ये भी केसेस में, इस केसेस में जब आप आओगे तो देखो एसेट्स तो एक बार ही ले लिया तो ये अगले साल एंट्री नहीं होनी है। डाउन पेमेंट कर लिया यानी अगले साल से इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, पेड होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये कंप्लीट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर है। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। सो माय डियर, हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं इनके इंपॉर्टेंट लेजर के साथ ही साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। ओके, तो आज की क्लास के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सो डियर, हम लोगों का जो टॉपिक है वो हायर परचेजर के यहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम लोगों ने लेजर नहीं बनाया हुआ था, तो चलिए देखते हैं लेजर कैसे बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। कौन कौन से इसके नेसेसरी लेजर होते हैं। सबसे पहली बात तो इनके यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो एसेट्स अकाउंट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई लेजर होता है तो वो एसेट्स अकाउंट होता है, यानी कि आप लिखेंगे एसेट्स अकाउंट पहला। जो सेकेंड लेजर होता है वो होता है हायर वेंडर्स अकाउंट, यानी हायर परचेजर अपने यहाँ हायर वेंडर अकाउंट ओपन करता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स इसके बाद यदि उसके यहाँ कोई अकाउंट ओपन करने वाला है तो वो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का है, यानी कि इंटरेस्ट अकाउंट एंड फोर्थ डेप्रिसिएशन अकाउंट। इट मीन कि ये अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर ओपन किए जाते हैं, नेसेसरी जो लेजर्स होते हैं। और मैंने मेथड्स आपको बताया था कि पहला एसेट्स एक्रूड मेथड, यानी कि एक लेजर का कॉलम हम ड्रा कर लेंगे। एसेट्स एक्रूड मेथड इट मीन डेट particulars amount date particulars amount। हमें जर्नल फोलियो के कॉलम को ड्रा करने की आवश्यकता नहीं है, तो बस हम उतने ही इम्पॉर्टेंट लाइंस खींचेंगे जो हमारे लिए आवश्यक हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कि आप यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स अकाउंट। मेथड कौन सा है? मेथड्स आपने ड्रा किया एसेट्स अकाउंट मेथड, तो सबसे पहली जो जर्नल एंट्रीज लिखते हो वो क्या लिखते हो? टू बैंक अकाउंट लिखते हो। आपने डाउन पेमेंट किया, यानी एसेट अकाउंट में होगा क्या? जितने की एसेट आएगी डेबिट में जाएगी, बिकेगी या डेप्रिसिएशन होगा तो क्रेडिट में। एसेट अकाउंट में यही तो किया जाता है। दैट इज क्लियर। अच्छा, एसेट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं, अभी आपने एसेट परचेज किया है तो नहीं, जिस भी डेट को परचेज किया, चलो 1 अप्रैल कंसीडर कर लेते हैं 2015 टू बैंक अकाउंट, यानी कि जो डाउन पेमेंट किया है उसको आपने लिख लिया यहाँ पे। अच्छा, उस साल फेवेक एंट्री एसेट्स को लेके हुई है एसेट्स अकाउंट डेबिट, यानी जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुआ है, ड्यू हुआ है, तो यानी कि तब क्या एंट्रीज की थी आपने? 31 मार्च 2016 को जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तो एसेट्स डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू क्या?
टू हायर वेंडर अकाउंट किया था। दैट इज क्लियर माय डियर, दैट इज क्लियर। एसेट्स एक्यूट मेथड के अकॉर्डिंग ये कॉस्ट जो आपकी है, या ये कह सकते हैं कि जो कैश प्राइस आपका ड्यू हुआ है, इंटरेस्ट नहीं, कैश प्राइस। अच्छा, कंप्लीट अमाउंट एसेट की कितनी थी, 70,000 थी, उसी फिगर को लेते हैं, यानी डेप्रिसिएशन हमारा किस पे लगेगा, कैश प्राइस ऑफ एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो ये 31 मार्च 2016 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, और फिर क्या किया, इसी डेट को बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा आपका, और ये इक्वल हो जाता है, ये इक्वल हो जाएगा। दैट इज क्लियर। और ये सीडी क्या होगा, नेक्स्ट ईयर बीडी हो जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल 2016 को टू बैलेंस बीडी। दैट इज क्लियर। फिर देखो 31 मार्च 2017 को, जस्ट साल भर बीतने के बाद फिर क्या होगा, इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा। तो इंस्टॉलमेंट ड्यू के समय फिर सेम वही एंट्रीज, टू हायर वेंडर्स अकाउंट, और फिर वही चीज कि 31 मार्च 2017 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, और जो बचेगा बाई बैलेंस सीडी, और ये दोनों कॉलम फिर आपके इक्वल हो जाएंगे। और ये जो सीडी होगा वो कब, 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस बीडी हो जाएगा माय डियर, टू बैलेंस बीडी। और जब तक एसेट्स है या जब तक कि इंस्टॉलमेंट के पेमेंट होने हैं, हर साल एक ही बात, हर साल जब ड्यू होगा अमाउंट तो टू हायर वेंडर और डेप्रिसिएशन काट कर इसका बैलेंस हर साल देख लिया जाएगा। यानी डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पर कटेगा, डेप्रिसिएशन एसेट के कैश प्राइस पर कटता है माय डियर, डेप्रिसिएशन एसेट के कैश प्राइस पर कटता है। ओके, तो ये अकाउंट एसेट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर आपने ड्रा किया। चलिए इसका जो नेक्स्ट अकाउंट है, जो नेक्स्ट अकाउंट है इसे देखते हैं। नेक्स्ट अकाउंट हायर वेंडर अकाउंट, आप यहां लिखें हायर वेंडर अकाउंट या कंप्लीट अकाउंट लिखें। जैसा कि आपको मालूम है हायर वेंडर अकाउंट बनाना है आपको, तो हायर वेंडर के साथ जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा। तो हायर वेंडर अकाउंट्स बनाने के लिए सबसे पहले आप एंट्री की थी एसेट्स एक्यूट मेथड में, पहले एंट्रीज जो पास की थी आपने, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हायर वेंडर का कहीं नाम नहीं आया। जो सेकेंड एंट्रीज पास की थी वो एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, यानी हायर वेंडर की एंट्रीज कहाँ होगी, क्रेडिट में। तो रिलेटेड जो एंट्रीज हैं, जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, यानी कि कब 31 मार्च जो भी 2016 को बाई एसेट्स अकाउंट बाई इंटरेस्ट अकाउंट, ये आपने किया था। दैट इज क्लियर। जो भी अमाउंट इनका बना था वो लिखा था हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो भी। दैट इज क्लियर। हम लोग अकाउंटिंग किया जाएगा, इसके संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे, सॉल्यूशन किया जाएगा, लेकिन अभी आप इसके अकाउंट्स को सीखें। अमाउंट यानी कि इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, तो इंस्टॉलमेंट अकेले तो ही ड्यू होगा, इंटरेस्ट के साथ ड्यू होगा, यानी कि इंटरेस्ट और एसेट का जो कैश प्राइस है, यानी यहाँ हम क्या लिखेंगे, कैश प्राइस, और यहाँ क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट लिखेंगे। दैट इज क्लियर। अब इन दोनों को क्या किया आपने, पे कर लिया। यानी जब तक कि पेमेंट नहीं हो जाएगा, यानी चाहे सेकेंड ईयर में फिर यही काम आपको बाई एसेट्स अकाउंट बाई इंटरेस्ट अकाउंट, और फिर सेकेंड ईयर में भी यही काम टू बैंक अकाउंट लिख लिया।
और ये अमाउंट आपने फिर क्या किया, इक्वल हो गया। ऐसे आप थर्ड ईयर में आते हो तो फिर वही चीज कि बाई एसेट्स अकाउंट बाई इंटरेस्ट अकाउंट दोनों का, और दोनों मिला के आप पेमेंट दे देते हो तो लिखते हो टू बैंक अकाउंट, और ये अकाउंट अपने आप क्लोज होता चला जाता है। दैट इज क्लियर। यानी ये तब तक चलेगा जब तक कि आपका फाइनल पेमेंट ना हो जाए, या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन दिया हो कि कितने टाइम के लिए आपको, कितने वर्षों के लिए लेजर मेंटेन करना है, उस हिसाब से आप लेजर को मेंटेन कर लेंगे माय डियर। ओके चलो, अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट अकाउंट, ये मेथड चल रहा है एसेट्स अकाउंट मेथड माय डियर, ये ध्यान देना। इसके बाद कौन सा अकाउंट मेंटेन किया, इंटरेस्ट अकाउंट। चले देखते हैं एसेट अकाउंट के बाद इंटरेस्ट अकाउंट कैसे ड्रा किया जाएगा। चलो आप यहाँ पे ये चेंज कर लो, लिखो इंटरेस्ट अकाउंट, यानी इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा ना वो तो हर साल पीएल में गया है, ठीक है। तो देखो एसेट पहली एंट्री क्या की थी, एसेट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, यानी इंटरेस्ट डेबिट में था। दैट इज क्लियर। तो टू हायर वेंडर, कितने इंटरेस्ट बने थे उतने, हर साल का इंटरेस्ट क्या करते हो, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट मीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट क्रेडिट में है तो संबंधित जो उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो क्रेडिट में हो जाएंगे, और सेम ईयर में अकाउंट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। यानी जितने वर्ष तक आप इंटरेस्ट देंगे तो यही एंट्री आपकी होनी है, टू हायर वेंडर और बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम अमाउंट जितना इंटरेस्ट बनेगा वो हर साल पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता चला जाएगा। ओके माय डियर, तो ये एंट्री तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है, बहुत ही आसान होने वाली। चलो अब नेक्स्ट एंट्रीज के लिए क्या, नेक्स्ट लेजर कौन से आपने बोले, ये नेक्स्ट लेजर आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, चलो डेप्रिसिएशन अकाउंट अब आपको कैसे बना। अच्छा, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट लिखते हो कि नहीं, लिखते हैं। डेप्रिसिएशन डेबिट में है तो टू एसेट हो जाएगा, यानी फर्स्ट ईयर में 31 लास्ट डेट को टू एसेट, जितना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है आप यहाँ लिख लेते हो। और फिर ये भी क्या होता है, वर्ष की समाप्ति पे पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो यहाँ क्या एंट्रीज हो जाएगी, बाई पीएल अकाउंट, और फिर क्या होता है, ये खाता क्लोज होता है। हर साल जब तक कि आपके पास एसेट है और डेप्रिसिएशन लगाओगे, वो हर साल आपको एक ही एंट्री करनी है। सेकेंड ईयर के लास्ट ईयर में लास्ट डेट को टू एसेट्स अकाउंट और फिर बाई पीएल अकाउंट, यानी ये आपको हर साल ऐसे एंट्रीज पास करनी है, हर साल आपको ऐसे एंट्रीज पास करनी है। सो माय डियर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर 4 अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से, एसेट अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो माय डियर, अब क्या करना है आपको, एसेट्स एक्रूड मेथड के अकॉर्डिंग आपने एंट्रीज पास की। चलो देखते हैं क्या देखते हैं सर, एसेट्स एक्रूड के बाद क्रेडिट परचेज मेथड के अकॉर्डिंग कौन सी एंट्रीज पास की जानी। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कहा था कि मैं बोर्ड बदल देता हूं, यानी यहां मेथड लिखेंगे सेकेंड मेथड, क्रेडिट परचेज मेथड। दैट इज क्लियर, क्रेडिट परचेज मेथड के अकॉर्डिंग। अच्छा, आप खुद सोचो, जब मैंने जर्नल एंट्रीज की थी तो इंटरेस्ट के लिए क्या किया था, इंटरेस्ट डेबिट टू हायर वेंडर, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट अकाउंट। यानी कि ये दोनों जो एंट्रीज हैं, ये दोनों लेजर है ना, ये चाहे क्रेडिट परचेज मेथड हो, चाहे क्रेडिट परचेज मेथड हो या एसेट सिक्योर्ड मेथड हो, दोनों ये यानी इंटरेस्ट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये तो दोनों सेम लगेंगे। दैट इज क्लियर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। बस चेंज क्या हुआ है आपका, चेंज क्या होगा, एक तो वेंडर अकाउंट चेंज होगा और एक तो एसेट अकाउंट चेंज होगा। यानी कि एसेट्स एक्रूड मेथड और क्रेडिट परचेज मेथड में केवल जो चेंजिंग होनी है वो एसेट अकाउंट और सेकेंड वेंडर अकाउंट। तो चलो सबसे पहले एसेट अकाउंट, यानी ये दो अकाउंट आप मेंटेन कर लेंगे, लिख लेंगे, और फिर यानी कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेजर होने वाला है वो सबसे पहला एसेट्स अकाउंट। और आप हेडिंग बना लेंगे, क्या हेडिंग बना लेंगे भाई, आप यहां लिख लेंगे एसेट अकाउंट, मेथड लिख लेंगे क्रेडिट परचेज मेथड। दैट इज क्लियर। यानी हमने ये दो अकाउंट तो आपको इसमें भी बता दिया। अब बचते हैं ये दोनों अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज है, एसेट अकाउंट, और मेथड कौन सा, क्रेडिट परचेज मेथड। दैट इज क्लियर माय डियर, दैट इज क्लियर। अच्छा, इसमें क्या आपने कंसिडर किया था, आपने ये ट्रीट किया था ना कि एसेट जितने की आपने ली है वो कंप्लीटली उधार है। दैट इज क्लियर, ओके। तो आपने जब एसेट आपकी आएगी तो आपको किसने दिया, सर हायर वेंडर ने दिया फर्स्ट डेट को, फर्स्ट ईयर के, ओके, हायर वेंडर ने दिया। दैट इज क्लियर, टू हायर वेंडर। देखो जब भी कोई एसेट ली जाती है तो डेबिट में ही लिखा जाता है, नो बाय। कैश लिखा तो कैश लिया तो कैश लिखेंगे, क्रेडिट लिया तो जिससे लिया उसका नाम लिखेंगे। उधार लेने में यही तो लिखे जाते हैं ना जी। अब देखो एक कौन सी अकाउंट बना रहे हैं हम, एसेट अकाउंट। अब होता क्या है, ये कंप्लीट जितना एसेट का कैश प्राइस होगा वो आप लिख दोगे। 70,000 याद रखना, 80 नहीं 70,000। अब देखो लेकिन ईच केसेस में 70,000 नहीं, जो एसेट की कैश प्राइस होगी उसको लिखने हैं। अच्छा 31 मार्च, बीच में कहीं एसेट का नाम आया नहीं, अब एसेट का नाम कभी नहीं आएगा, बस केवल एसेट का नाम एक टाइम आएगा जब डेप्रिसिएशन काटा जाएगा या एसेट बेची जाएगी, ओके। तो 31 मार्च यानी लास्ट डेट को उसी सेम ईयर में आपने क्या किया, बाय डेप्रिसिएशन, और जो बचा वो बैलेंस हो गया बाई बैलेंस सीडी। दैट इज क्लियर। अब इस सीडी को आपने क्या किया, ये दोनों तो इक्वल हो गया, ये सीडी नेक्स्ट ईयर में टू बैलेंस बीडी हो जाएगा। दैट इज क्लियर, बैलेंस बीडी कर लिया आपने। अब फिर क्या किया, सेकेंड ईयर में 31 मार्च को बाई डेप्रिसिएशन। भाई एसेट्स दो वजह से ही घटेगी, या तो बेच दो तो कम हो जाएगी या तो डेप्रिसिएशन कटेगा, बाकी कुछ होना ही नहीं है। यानी कि इस डेट को बाई बैलेंस सीडी, फिर कैरी डाउन लिख दो और फिर क्या इक्वल हो गया। और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक कि आपके एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज ना हो और जब तक कि एसेट्स यूजलेस ना हो जाए तब तक ये चलेगा। या क्वेश्चन में कहा होगा इतने दिन के लिए आप लेजर मेंटेन कीजिए, तो हम लोग लेजर उतने दिन मेंटेन किया जाएगा। दैट इज क्लियर माय डियर, ओके ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, अब देखो आपका एसेट अकाउंट बन गया। अब कौन सा अकाउंट बनाना है, चलो हायर वेंडर अकाउंट बनाने हैं। हायर वेंडर अकाउंट कौन सा मेथड है,
एसेट्स एक्रूड मेथड क्रेडिट परचेज मेथड है और यहाँ बनाने हैं वेंडर्स अकाउंट, यानी कि वेंडर का खाता बनाना है। चीजों को आप मेंटेन कर लें बेटा, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, दैट इज क्लियर। चलो ओके, कौन सा अकाउंट बनाना है? हायर वेंडर अकाउंट। अच्छा एक चीज देखो, आपने क्या किया, सबसे पहले एसेट उधार ली तो एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, यानी टू हायर वेंडर, हायर वेंडर किधर है? क्रेडिट में है, तो संबंधित एंट्री चली जाएगी क्रेडिट में बाई एसेट्स अकाउंट। जिस डेट को आपने एसेट लिया है यानी फर्स्ट डेट को, ओके। अच्छा आप कहोगे सर मैंने पेमेंट भी किया, तो हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट किया, यानी टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। डाउन पेमेंट किया फर्स्ट डेट को। अब देखो साल बीतेगा, एक साल बीतेगा, तो निश्चित है आपके एसेट का जो है, जब साल बीत रहा है तो इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा। इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तो मैंने क्या बोला था, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर इस केस में होगा, यानी कि बाई ये लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट ईयर बाई इंटरेस्ट, दैट इज क्लियर। और फिर उसी डेट को, यानी कि इसको लास्ट डेट को जब इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ था, यानी 31 मार्च भी होगा, टू बैंक अकाउंट। यहाँ क्या लिखोगे, इंस्टॉलमेंट लिखोगे, पेड कर दिया, दैट इज क्लियर। अब इसमें से इसको डिडक्ट कर लोगे तो इसी डेट को टू बैलेंस सीडी हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, और ये सीडी क्या है, नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा। ये अमाउंट हम यहां कर लेंगे, ओके। और ये जो बीडी होगा, और फिर क्या होगा, लास्ट डेट को बाई इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट, और फिर इसे पेड कर देंगे टू बैंक अकाउंट, और जो बचेगा टू बैलेंस सीडी हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा अमाउंट। और फिर ये जो सीडी है ना, वो नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट डेट को बाई बैलेंस बीडी भी हो जाएगा, और ये तब तक चलेगा जब तक कि फाइनल पेमेंट ना हो जाए। सो माय डियर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर जो दोनों लेजर्स थे, दोनों मेथड थे, एसेट्स एक्रूड मेथड एंड क्रेडिट परचेज मेथड में आपने जो इंपॉर्टेंट लेजर थे उनकी स्टडी किया। चलो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर ट्रीट किया जाए, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो बेटा, चलो देखा जाए। सो माय डियर, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, किसके यहाँ, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर के यहाँ केवल एक मेथड की एंट्री की जाती है। वो हमेशा ये मानता है कि हमने एसेट को उधार बेचा हुआ है। क्या मानता है, एसेट को उधार बेचा हुआ है, बस जितने भी इंस्टॉलमेंट है उसको मिलते गए हैं, वो उसका रिकॉर्ड लिखता चला गया है। यहाँ उसको एसेट पर डेप्रिसिएशन भी नहीं काटने हैं, एसेट पर डेप्रिसिएशन भी नहीं काटना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एसेट उसके पास यूज में नहीं है। इट मीन कि उसके यहाँ जो इम्पॉर्टेंट लेजर होंगे या जो जर्नल एंट्रीज होगी, वो चलिए सबसे पहले आप लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। चलो देखते हैं कैसे होगा। पहली बात कि ये टोटल ट्रांजैक्शन को मालूम है वो क्रेडिट सेल की तरह ट्रीट करता है। कैसे? क्रेडिट सेल की तरह, यानी उसने एसेट बेच दी, वो एसेट चला गया, तो वहाँ पे जो जर्नल एंट्रीज होती है ना, उसके यहाँ एक मेथड से की जाती है, उसके यहाँ एक मेथड से की जाती है। कैसे मेथड? वो मानता है क्रेडिट सेल। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर, ओके। चलो देखते हैं। फर्स्ट डे
एसेट्स सोल्ड, जब उसने क्या किया, एसेट्स बेचा, किस मेथड पे, अकॉर्डिंग टू हायर परचेज सिस्टम, यानी लिख लें आप लोग, अकॉर्डिंग टू हायर परचेज सिस्टम। जब उसने हायर परचेज सिस्टम पर एसेट बेचा तो क्या एंट्री लिखोगे, यानी लिया किसने है, पानी वाला डेबिट, यानी हायर परचेजर डेबिट टू, इसके लिए तो सेल माना जाएगा ना भाई, बिजनेसमैन है वो ना, तो बिजनेस कर रहा है, तो वो वहां पे क्या लिखेगा, वो सेल अकाउंट को क्रेडिट कर लेगा, यानी हायर सेल अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। और बहुत सिंपल सी बात है माय डियर, कि उसके लिए ये क्या है, उसके लिए ये गुड्स है भाई, गुड्स, उसके पास 72 एसेट्स है, वो इसी का बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए क्या ट्रीट किया जाएगा सर, गुड्स ट्रीट किया जाएगा। छोड़िए, उसने एसेट को तो बेच दिया, दैट इज क्लियर। अब बेचने के जस्ट बाद क्या होगा, उन्हें उसी दिन डाउन पेमेंट मिल रहा है, तो लिखेंगे व्हेन डाउन पेमेंट रिसीव, सेकंड व्हेन डाउन पेमेंट रिसीव्ड। तो बेटा डाउन पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, बहुत सिंपल होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, ठीक है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर्स अकाउंट एपोस्ट्रॉफी एस है, बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड, दैट इज क्लियर। डाउन पेमेंट आपको मिल गए। अच्छा, अब देखो ना, अब साल की समाप्ति पर एसेट का जो बाकी का इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू होगा, तो वन टाइम जब कंप्लीट अमाउंट से हायर परचेजर डेबिट हो गया है, तो अब एसेट के कॉस्ट प्राइस से तो कभी डेबिट नहीं होना है, जो एसेट्स उसने ले लिया है। अब ड्यू क्या होगा, केवल इंटरेस्ट से ड्यू किया जाएगा, उसे लिखेंगे व्हेन इंस्टॉलमेंट ड्यू, थर्ड एंट्री व्हेन इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया, तो ड्यू होगा तो क्या एंट्री होगी, लिखेंगे हायर परचेजर डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग amount of installment due with interest, that is clear, okay, that is clear। अब देखो अब क्या होता है, भाई वेंडर ने क्या किया, एसेट को बेच दी, इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ, तो इंस्टॉलमेंट अब रिसीव भी तो होगा, इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया तो इंस्टॉलमेंट क्या होगा, रिसीव भी होगा, तो लिखेंगे व्हेन इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, when installment received, यानी चौथी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया, हायर परचेजर्स अकाउंट बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, इंस्टॉलमेंट आपको मिल गए, दैट इज क्लियर। अब देखो एसेट के इंस्टॉलमेंट मिल गए, यानी कि अब क्या होगा, अभी वेंडर के यहाँ तो अब कोई और एंट्रीज दिखती नहीं, बस एक एंट्री दिखती है, क्या, ये जो इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट पीएल में चला जाएगा, और ये हायर सेल, भाई बिजनेस का जो सेल होता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है एट द एंड ऑफ ईयर, यानी वर्ष की समाप्ति पर ट्रेडिंग अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर लेंगे और इसको पीएल में ट्रांसफर कर लेंगे, तो लिखेंगे व्हेन इंटरेस्ट अकाउंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अच्छा एक बात बताओ, हायर वेंडर के लिए इंटरेस्ट क्या है, फायदा है, यानी इनकम है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
दैट इज क्लियर माय डियर? ओके। अच्छा, एक सिंपल वे में सोचो कि इनका सेल यानी हायर सेल किधर जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो सेल क्रेडिट में जाना चाहिए, कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो नोट कीजिए, चलिए नोट कीजिए, क्या नोट करने हैं? 6th एंट्री, व्हेन सेल अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाना है ना। तो टू ट्रेडिंग अकाउंट यहां हो जाएगा हायर सेल अकाउंट डेबिट। ओके, यानी माय डियर यहां लिखेंगे बीइंग हायर सेल अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। दैट इज क्लियर? ओके, यानी कि बहुत इजली अब क्या होगा? अब क्या होगा चले देखें। एसेट को सोल्ड किया तो नेक्स्ट ईयर ये एंट्री नहीं होनी है और ये एंट्री नहीं। भाई सेल तो एक बार ही होना है ना, ये एसेट्स सेल तो एक बार ही होना है ना, तो नेक्स्ट ईयर में अब ये एंट्रीज नहीं होगी। अच्छा, ये जो डाउन पेमेंट पाया है ये भी एंट्रीज अगले साल नहीं होगी, यानी कि अगले साल इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, रिसीव होगा, इंटरेस्ट पीएल में जाएगा, और ये हायर सेल भी अगले साल नई एंट्रीज करने, क्योंकि एसेट एक बार बिकेगा तो ट्रेडिंग में एक ही बार ट्रांसफर होगा माय डियर। यानी अगले साल से इनके यहाँ केवल 3 एंट्रीज पास होनी है, केवल 3 एंट्रीज पास होनी है। दैट इज क्लियर? ओके, तो यदि आपने अकाउंटिंग जर्नल्टीज को समझ लिया है तो चलो इसके इंपॉर्टेंट लेजर पर चलते हैं कि हायर वेंडर के यहाँ इंपॉर्टेंट लेजर कौन कौन से ड्रा किए जाते हैं, कौन कौन से अकाउंट ओपन किए जाते हैं। चलिए देखते हैं अकाउंट कौन कौन से ओपन किए जाते हैं। सो माय डियर सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा इनके यहाँ जो नीडेड है, जो आवश्यकता है, आप खुद सोचो किस किस अकाउंट को ओपन की आवश्यकता है। एक तो पहला लिखेंगे अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ वेंडर या नेसेसरी लेजर्स इन द बुक्स ऑफ वेंडर या हायर वेंडर। तो पहला क्या, एक तो परचेजर अकाउंट ओपन होगा, और सेकंड इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है इंटरेस्ट अकाउंट। दैट इज क्लियर? या तो कौन सा अकाउंट ओपन होगा, परचेजर अकाउंट या तो इंटरेस्ट अकाउंट। ओके माय डियर, फिर क्या होता है भाई, चलो परचेजर अकाउंट ओपन किया जाए। परचेजर अकाउंट यानी यहां लिखेंगे हायर परचेजर्स अकाउंट, डेट particulars amount, date particulars amount। दैट इज क्लियर? सबसे पहले आपने जर्नल एंट्रीज पे एक बार ध्यान दो, क्या एंट्रीज की थी। सबसे पहले एंट्री जो की थी आपने उधार बेचने वाली बात की थी, यानी परचेजर डेबिट किया था, हायर परचेजर डेबिट किया था टू एसेट या हायर सेल अकाउंट किया था। दैट इज क्लियर? तो परचेजर डेबिट में है तो यहां एंट्रीज हो जाएगी फर्स्ट डेट को टू हायर सेल अकाउंट। ओके, दैट इज क्लियर? फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, हायर परचेजर ने आपको पेमेंट करी थी, कितना, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, यानी हायर परचेजर वहां क्रेडिट में है तो संबंधित एंट्रीज कहां जाएगी, लेजर में, क्रेडिट में, बाई बैंक अकाउंट, यानी उसी डेट को, फर्स्ट डेट को
जब आपके बीच एग्रीमेंट हुआ है सेम डेट को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं माय डियर, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर क्या होगा भाई, फिर क्या होगा, चलो देखते हैं। एक साल बीतता है या जब भी इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है, तो कोई जब नहीं, एक साल पे ही इंस्टॉलमेंट ड्यू हो, 6 मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। तो जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तो एंट्रीज होगी, यानी जो भी डेट हो आपका फर्स्ट ईयर में, टू इंटरेस्ट अकाउंट। बहुत, क्योंकि इंटरेस्ट ही केवल यहाँ इनके यहाँ भी लिखा जाएगा, रिकॉर्ड्स किया जाएगा। और फिर आपको मिलते हैं लास्ट डेट को, यानी कि ड्यू जिस दिन हुआ होगा उस दिन रिसीव होता है तो बाई बैंक अकाउंट। और यहाँ ब्रैकेट में लिख लो इंस्टॉलमेंट रिसीव, और यहाँ लिख लो डीपी रिसीव, नहीं डाउन पेमेंट रिसीव लिख लो, तो आपको बिल्कुल याद होगा। अब देखो ये दोनों मिला के डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर लोगे तो जो आएगा इस डेट को, ये बाई बैलेंस सीडी आ जाएगा, और ये कॉलम आपका ये इक्वल हो जाएगा। दैट इज क्लियर। अब ये जो सीडी है ना, ये नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट अगले ईयर में बीडी हो जाएगा, यानी सेकंड ईयर में टू बैलेंस बीडी। और फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा तो बाई इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर की लास्ट डेट को जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट। और फिर वही यानी सेकेंड ईयर में जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है तो पेड होता है तो बाई बैंक अकाउंट। और फिर जो पैसा बचा हुआ है इस डेट को, बाई बैलेंस सीडी। और ये सीडी जो होगा ना, वो सीडी अब अगले साल टू बैलेंस बीडी हो जाएगा। और ये तब तक सिलसिला माय डियर चलेगा जब तक कि फाइनल पेमेंट्स ना हो जाए। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। ओके, थैंक यू। चले नेक्स्ट अकाउंट जो ओपन होता है उसे देखा जाए। सो डियर, हायर वेंडर के यहाँ जो फर्स्ट एंड लेजर ओपन किया, अकाउंट्स ओपन किया, वो था आपका परचेजर अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट होगा इंटरेस्ट अकाउंट। दैट इज क्लियर। इंटरेस्ट अकाउंट माय डियर, इंटरेस्ट जब आपने इंट्रीज पास की तो इंटरेस्ट आपके लिए फायदा था, यानी हाई परचेजर डेबिट टू इंटरेस्ट लिखा था, यानी कि यहाँ हो जाएगा इंटरेस्ट के लिए जिस डेट को इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ था बाई हायर परचेजर। दैट इज क्लियर। एक एंट्रीज और आपने इंटरेस्ट के लिए की थी, पीएल को क्रेडिट किया था, इंटरेस्ट को डेबिट किया था, यानी इंटरेस्ट डेबिट टू पीएल हुआ था क्योंकि इनके लिए फायदा था, तो टू पीएल अकाउंट। यानी कि आपको इंटरेस्ट के लिए हर साल यही एंट्री करनी है, बाई हायर परचेजर अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी हर साल आपको इंटरेस्ट के अमाउंट के लिए यही एंट्रीज करनी है। सो माय डियर, हम लोगों ने अब तक जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जर्नल एंट्रीज स्टडी किया, कंप्लीटली क्या पाया और क्या किन किन चीज़ों की हमें नीड है, चलिए इसके विषय में स्टडी किया जाए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों का इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो है एसेट का कैश प्राइस, यानी कि इसी को कॉस्ट कहते हैं, एसेट का कैश प्राइस। कॉस्ट प्राइस देखो ना, ये परचेजर के लिए कैश प्राइस है और वेंडर के लिए सेल प्राइस है। दैट इज क्लियर। और इस कैश प्राइस में जब इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाएगा तो ये इनके लिए हायर परचेज प्राइस बनेगा। ओके डियर। अब इस सेल प्राइस में जब ये इंटरेस्ट इंक्लूड्स कर लेंगे और बेचेंगे तो इसे हायर परचेज प्राइस, यानी दोनों के लिए हायर परचेज प्राइस बनेगा। साथ में डियर, हम लोग को ये आवश्यकता है कि अगर इंटरेस्ट का अमाउंट न पता चल पाए तो फिर हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। नहीं, इंटरेस्ट एक ऐसा कंटेंट है कि जो सबसे, जिसको कहते हैं मेन कंटेंट, कि इंटरेस्ट है और कैश प्राइस है।
और इसी कैश प्राइस पर हम अपने एसेट का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। इट मीन कि तीन चीजें, पहला क्या, कैश प्राइस, दूसरा इंटरेस्ट और तीसरा इंस्टॉलमेंट। ये तीन चीजें हम लोगों को बहुत आवश्यक होंगी जब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये कैश प्राइस और इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, यानी कि जिसका भी एब्सेंस होगा तो उस समय हमको प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो माय डियर, अब इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास चलती है उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ जो जर्नल एंट्रीज एंड लेजर्स हैं सब कुछ मेंटेन किया जाएगा, फिर आगे की क्लासेस आपकी चलेंगी। तो आज की क्लास के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।